क्लास 10th चैप्टर नेम कॉर्ड्स एंड आर्क्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हर एक जो इसका पार्ट है उसके साथ 4 पॉसिबल आंसर जो है वो गिवन है। हमें उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसको करेक्ट मतलब जो जवाब है उसे सिलेक्ट करना है, और उसका तरीका ये होगा कि उसके सामने एक जो सर्कल गिवन है उसे हम शेड करेंगे। जैसे पहला पार्ट अगर आप देखें तो इसमें एक सर्कल की डायग्राम गिवन है जिसका सेंटर पी है, और उसके हवाले से बात की जा रही है कि सर्कल विद सेंटर पी हैज़ अ रेडियस ऑफ थ्री यूनिट्स एंड ए बी। यहाँ पर अगर डायग्राम देखें तो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड हैज़ अ मेजर ऑफ 90 डिग्री विद सेंटर, मतलब सेंट्रल एंगल जो इस कॉर्ड का वो 90 डिग्री है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड। यानी अगर आप देखें तो ये एक सर्कल जिसका सेंटर पी है, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो फासला होता है इसे रेडियस कहते हैं, और वो हमें बता दिया गया है कि वो 3 यूनिट्स है। इसी तरीके से अगर आप देखें पी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 3 यूनिट्स है। और अब जो ये कॉर्ड है बी, ये सर्कल के सेंटर के साथ बना रही है 90 डिग्री का एंगल, ये एक तो बताया गया हमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तो 90 डिग्री का एंगल आ गया, और इसके सामने वाली जो ये साइड है इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड। तो अगर आप देखें तो ये एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चूंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, दोनों रेडियस के बराबर हैं दोनों साइड्स, और ये साइड चूंकि राइट एंगल के सामने है, और चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने इसको राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का, इस पर मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। अब पैथागोरस थ्योरम चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, जिसकी स्टेटमेंट है कि हाइपोटेन्यूज साइड जो स्क्वायर होगी, हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, बाकी दो रिमेनिंग साइड्स जो आती हैं परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज कर दें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो अननोन है, इसको हम ए बी कहेंगे, जबकि परपेंडिकुलर जो है वो 3 यूनिट है और बेस भी 3 यूनिट ही है। अब अगर हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3 का स्क्वायर 9 + 9 18, और 18 का अगर हम अंडर रूट ले लें तो ए बी आ जाएगा, चूँकि ए बी का स्क्वायर है अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। अब 18 को अगर आप फर्दर फैक्टराइज करें तो इसका एक जो फैक्टर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है 9, और एक आता है प्राइम नंबर 2। दोनों का अंडर रूट से बाहर लिखें अगर, बल्कि 9 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट से बाहर, ये 3 आएगा, और 2 जो है स्क्वायर रूट में एज इट इज़ रहेगा चूँकि ये एक प्राइम नंबर है। तो 3 × अंडर रूट 2, ये ए बी जो कॉर्ड है उसकी मेजरमेंट आ रही है जो कि पहले सर्कल में लिखी हुई है। यानी पहला जो ऑप्शन है जो सर्कल नंबर 1 है ये इस सवाल के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा, इसको हम जो है वो शेड कर देंगे। इस तरीके से हमने पहला पार्ट जो है वो समझा। अब जो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इन दी एक्युपाइंग डायग्राम ऑफ सर्कल्स ओ, यानी कि एक सर्कल और इसका सेंटर ओ है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एक ए बी आर्क है, ये आर्क अगर सर्कुलर पाथ में देखें तो एक ए बी आर्क है और एक आर्क है सी डी आर्क। ये दोनों आर्क्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ए बी आर्क इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी आर्क। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इनमें से इन चारों पॉसिबल आंसर में से कौन सा आंसर जो है वह बिल्कुल दुरुस्त है, तो हमने इस बात को अब समझना है। और अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये अगर आर्क बराबर है, ठीक है, आर्क बराबर है, तो इनका जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा। अगर हम इस आर्क के एंड पॉइंट्स को, जैसे ए है इसको भी सर्कल के सेंटर से मिला देते हैं और बी को भी मिला देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये आर्क सी डी है इसके एंड पॉइंट सी को भी और इधर से डी को भी सर्कल के सेंटर से मिला दें, तो देखें ये आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट हों तो सेंट्रल एंगल भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हमें बात मालूम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रेंट है सी ओ डी के। अब ये सेंट्रल एंगल भी कॉन्ग्रेंट है और ये ओ से लेकर डी तक रेडियस है और ओ से लेकर ए तक भी रेडियस है, ये रेडियाई भी आपस में कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो बन रही हैं ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट बन जाएंगी। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो उनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, और ये कॉन्ग्रेंट
किस बेस पर हो रही हैं, किस पास्टुलेट की बेस पर हो रही हैं, ये साइड एंगल साइड जो पास्टुलेट है उसकी बेस पर हो रही है, ठीक है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो इनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगी, इसका मतलब जो ये साइड सी डी है ये कॉन्ग्रेंट होगी ए बी साइड के, जो कि अगर इस सर्कल के रेफरेंस से देखें तो कॉर्ड्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अगर आर्क्स बराबर हों तो कॉर्ड्स भी बराबर होती है, यानी ए बी अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है सी डी आर्क के, तो फिर ए बी कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी सी डी कॉर्ड के। तो जो पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, इसको हम क्या कर देंगे जी, शेड कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर जो है यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है इस तरीके से कि इन अ सर्कल इफ एनी पेयर ऑफ डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द लाइंस ज्वाइनिंग इट्स एंड्स इन ऑर्डर फॉर्म अ स्क्वायर। यानी अगर एक सर्कल में आप पेयर ऑफ डायमीटर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर हों अगर, तो उनके जो मतलब देन द लाइन ज्वाइनिंग्स इट्स एंड्स, यानी जो उन डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स हैं उनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट्स बनेंगी उनको ज्वाइन करते हुए एक शेप जो बनेगी, अगर एक ऑर्डर में उन पॉइंट्स को मिलाते हुए डायमीटर के एंड पॉइंट्स को मिलाते हुए जो साइड्स बनेंगी उससे जो डायग्राम बनेगी वो क्या होगी, स्क्वायर होगी। अब इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं सर्कल की डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर जो है वो ओ पॉइंट है। अब मैं दो डायमीटर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। डायमीटर हम जानते हैं कि ऐसी कॉर्ड को कहा जाता है जो सर्कल के सेंटर से पास हो। तो ये एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ की है ए बी, और अब एक और कॉर्ड में ड्रॉ कर लेता हूँ सी डी, जो कि ए बी कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से, और इस सेंटर पे 90 का एंगल बनाएगी। ये सी डी आ गई कॉर्ड, ठीक है, इसको हम सी डी कह देते हैं। अब देखें जैसे कहा गया कि अगर इनके एंड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, तो एंड पॉइंट जैसे डी है इसको अगर आप ए से ज्वाइन करते हैं, फिर ए को आप सी से ज्वाइन कर दें, फिर सी को आप बी से ज्वाइन कर दें, और फिर बी को आप डी से ज्वाइन कर दें। अब हमने बात प्रूव करनी है कि ये जो शेप है, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल जो है उसका नाम है, उसको लेबल अगर हम करके देखें तो ये बनता है ए सी बी डी। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें इस पे मतलब कंस्ट्रक्शन की देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ये एंगल अगर 90 का है तो ये भी 90 का होगा। सेम इसी तरह जो ये सेंट्रल एंगल है तीनों बराबर है, चारों बल्कि बराबर है। एक तो ये बात यहाँ से हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखना चाह रहे हैं कि क्या ये साइड जो है ए डी, चूँकि ये एक क्वाड्रिलेटरल तो है, अब क्या इसके ये जो हैं चारों साइड्स आपस में बराबर हैं, और क्या ये जो एंगल बन रहा है ए वर्टेक्स पे या सी वर्टेक्स पे या डी बी पे या डी पे, क्या ये 90-90 के हैं। अगर ये बात साबित हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके लिए हम प्रूफ के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रूफ के ऊपर अगर हम बात करें तो देखें इसमें सबसे पहले अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल यानी इस ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डेंस ले लेते हैं, ट्राइंगल ए और डी की कोरस्पॉन्डेंस ले लेते हैं हम ट्राइंगल जो दूसरी तरफ बन रही है सी ओ बी के साथ, सी ओ बी के साथ। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो एंगल सेंट्रल एंगल हैं दोनों 90-90 के हैं, यानी दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम कह सकते हैं जो मैयर एंगल ए और डी है ये कॉन्ग्रेंट है मैयर एंगल सी ओ बी के। और ये अगर आप देखें तो ये वैसे सेंटर ये मतलब वर्टिकल एंगल्स भी हैं, ठीक है ना, वर्टिकल भी हैं और आपस में हम कह सकते हैं वर्टिकल एंगल बराबर होते हैं। और अगर हम दूसरे लिहाज से देखें तो ये 90-90 के दोनों एंगल्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। अच्छा अब इसमें अगर आप देखें इन दोनों ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है ओ से लेकर ए तक, यानी इसमें जो ओ से ए साइड है वो कॉन्ग्रेंट है ओ से लेकर सी साइड के, चूँकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं, ये रेडियस से दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट करें, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल में मौजूद हैं ये जो साइड्स हैं। इसी तरह जो ओ डी है, ओ डी इस ट्राइंगल की जो साइड है ओ डी ये कॉन्ग्रेंट है दूसरी तरफ जो उसकी कोरस्पॉन्डेंस आ रही है ओ बी के साथ
इसके साथ कॉन्ग्रेंट है दोनों साइड्स, क्योंकि ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट अप्लाई हुआ और ये दोनों ट्राइंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रेंट शो हो गई हैं। और जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो इनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ये कॉन्ग्रेंट, और हम कह सकते हैं कि जो फिर ए डी साइड है वो कॉन्ग्रेंट होगी सी बी साइड के, और इसका रीज़न आएगा कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट, CGT लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर बात करें तो आप इसमें देखें कि ये एंगल 90 का है, इसमें भी एंगल 90 का है, दोनों वर्टिकल एंगल भी हैं, बराबर हैं। इसी तरह सेम ये साइड इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, यानी OA इज कॉन्ग्रेंट टू OD एंड OC इज कॉन्ग्रेंट टू OB। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है, तो फिर AC जो है वो BD के बराबर भी हो जाएगा। यानी सिमिलरली हमारे पास सेम रिजल्ट ये भी आ जाता है कि AC जो है वो BD के साथ कॉन्ग्रेंट है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि सिमिलरली AC इज कॉन्ग्रेंट टू BD। और इसके रीज़न सारे मैंने आपको बता दिए कि जब उन ट्राइंगल्स को कह देंगे कि कॉन्ग्रेंट है तो उस बेस पर हम ये बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए बस सिमिलरली का मैंने वर्ड लिखा है, जैसे ऊपर हमने बात प्रूव की है सेम सारे वही लॉजिक्स इन पे भी अप्लाई होंगे। अब जब आप इस ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डेंस इस ट्राइंगल से लेते हैं, चलें फर्ज करें इन दोनों की अगर आप कोरस्पॉन्डेंस लेते हैं, अब इन पे हम बात कर लेते हैं कि ये क्या आपस में कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम इन दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। एक है ट्राइंगल COB और इसकी जो कोरस्पॉन्डेंस ली जा रही है, दूसरी तरफ जो ट्राइंगल है वो है BOD। अब देखें इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, चूँकि आपस में दोनों डायमीटर्स परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर एंगल COB है और दूसरी तरफ जो मेजर एंगल BOD है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 के बराबर थे एंगल, इस वजह से। ठीक है, ये इसके रीजंस में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो ये OB साइड इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की OB साइड कॉमन भी है, और आप ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों में ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतर ऑप्शन ये है कि कॉमन है। इसी तरह OC साइड जो है वो, और इधर से अगर आप देखें तो OD साइड, ये आपस में इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब आप ये देखें कि ये दोनों ट्राइंगल्स किस पोस्टुलेट की बेस पर कॉन्ग्रेंट हो रही हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट पर ये की बेस पर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती है तो उनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी ये साइड है CB और इसकी जो BD है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी CB इज कॉन्ग्रेंट टू BD। और इसका रीज़न आएगा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, साइड्स ऑफ CGT। कॉन्ग्रेंट का सिम मतलब हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं CGT, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो देखें हमने यहाँ पर जो रिजल्ट्स अब तक प्रूव किए हैं, अगर हम इसे रिजल्ट नंबर 3 कहते हैं, फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया था कि AD और CB आपस में कॉन्ग्रेंट है, AD और CB कॉन्ग्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। और सेकंड में हमने कहा था कि BD और AC आपस में कॉन्ग्रेंट है, AC एंड BD आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये हमने सेकंड में कहा था। अब देखिए यहाँ हम कह रहे हैं CB और BD भी बराबर है, यानी CB और BD ये भी आपस में बराबर है। इट्स मीन कि AC मतलब AC अगर CB के बराबर है तो CB BD के बराबर है, तो हम कह सकते हैं AD BD के भी बराबर है और फिर AC के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC CB के भी बराबर है, फिर CB BD के भी बराबर होगा और फिर BD AD के बराबर, तो ये चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये जो एक शेप है इसकी 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल है। यानी यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि AB या AB नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा यहाँ पर AC। ठीक है, AC इज कॉन्ग्रेंट टू CB इज कॉन्ग्रेंट टू BD
इज कॉन्ग्रुएंट टू DA या AD आप कह लें। तो ये एक समझे हमने यहाँ तक जो है रिजल्ट प्रूव किया। इसका रीज़न आएगा फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। अब हमने इसे नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि कॉर्नर एंगल जो है वो 90 के हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इस पे बात करें तो ये देखें कि आप ये एक जो सर्कल है इसमें एक डायमीटर मतलब 2 सेमी सर्कल्स बनाता है और ये सरकम एंगल है। सरकम एंगल है और ये एंगल जो होगा इस पे जो A वर्टेक्स पे बनेगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। सरकम एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेम इसी तरह B वर्टेक्स पे बनने वाला जो सरकम एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। और अगर हम AD कॉर्ड की बात सॉरी डायमीटर की बात करें तो इसने भी सेमी सर्कल बनाए हैं और इसका जो सरकम एंगल बन रहा है इस सेमी सर्कल का वो D वर्टेक्स पे बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा। और सेम इसी तरह C वर्टेक्स पे जो इसका जो लोअर समझो सेमी सर्कल बन रहा है उसका जो सरकम एंगल है C वर्टेक्स पे जो बन रहा है वो भी 90 डिग्री का बनेगा। यानी ये जो शेप है ये प्रूव हो रही है कि ये एक स्क्वायर की शेप है चूँकि इसके कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के हैं और इसकी चारों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमने ये बात देख ली है यहाँ पर। एंड आल्सो जो मेजर एंगल है हम यूँ कहेंगे कि मेजर एंगल CAD इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ADB इज़ इक्वल टू मेजर एंगल DBC इज़ इक्वल टू मेजर एंगल BCA इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम A एंड B इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया जाए तो ये प्रूव हो जाता है कि दिस शेप इज़ अ शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि हैंस ACBD इज़ अ स्क्वायर। तो इस तरीके से ये लास्ट में हम लिख देंगे कि हैंस क्वाड्रिलेटरल ACBD इज़ अ स्क्वायर एज रिक्वायर्ड। इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।